सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब मखसूस नशस्तें नहीं दी जाएंगी। ये बड़ा वाज़े एक फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4-1 के फ़र्क से सामने आया, जिसमें ये लिखा गया है और ये कहा गया है कि चूँकि जो मुकर्ररा वक्त था मखसूस नशस्तों के लिए फ़हरिस्त जमा करवाने का, उसमें 2 रोज़ की इलेक्शन से पहले तोसी भी की गई थी, लेकिन उस तोसी शुदा टाइम में भी कोई मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। और फिर उनके चेयरमैन ने अपना इंतखाबी निशान होते हुए भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। तो ये इस पूरी सूरत हाल को एक कानूनी नुक्स के तौर पर इस फैसले में लिखा गया और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े कर दिया गया कि कोई भी मखसूस नशस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा रही, बल्कि जो दीगर जमातें हैं अब ये मखसूस नशस्तें इस फैसले के बाद फिर उन जमातों को मिल जाएंगी। और ज़ाहिर है कि इन मखसूस नशस्तों के ना मिलने का जो नुकसान है वो सबसे पहले सदारती इंतखाब में और फिर उससे आगे चलकर जो सेनेट का इंतखाब होना है उसमें भी अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उठाना पड़ेगा, चूँकि अच्छी खासी तादाद उनकी मखसूस नशस्तों की बनती थी, जो कि अब उन्हें इस कानूनी फैसले के बाद नहीं दी जा रही। अब इस पर एक रद्द-ए-अमल उनका फौरी तौर पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने की बात की है। तो अभी तक हमने जो भी असम्बली के इजलास देखे जिसमें वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया, शहबाज शरीफ साहब ने, और उससे पहले जब उनका इंतखाब हुआ, उससे पहले जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब हुआ, जब तमाम मेंबरान ने हल्फ उठाया, तो इन तमाम ही इजलासों में हमने एहतजाज होते देखा। और ये एहतजाज ज़ाहिर है अभी तक सिर्फ असम्बली के अंदर हो रहा है, इसको फिर बाहर भी आना है, सड़कों पर भी होना है। तो ऐसी सूरत हाल में इस ऐसे फैसले के सामने आने के बाद अब हुकूमत कितनी मुस्तहकम रहेगी और किस अंदाज में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो अखुनज़ादा चट्टान साहब, ये जो फैसला सामने आया इस पर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है? ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के फर्क से जो फैसला दिया है, इस पर क्या सोच है आप लोगों की? देखिए जी, जिस तरह आपने फरमाया कि ये 4-1 से ये फैसला आ चुका है, अभी फैसला है ना, इसका कोई शॉर्ट ऑर्डर किसी ने पढ़ा है न डिटेल फैसला किसी ने पढ़ा है। तो इसका शॉर्ट फैसला भी आएगा और इसका डिटेल फैसला भी आएगा। लेकिन अगर किसी को इस पे अदालतों के या जजों के फैसले से इख्तिलाफ भी हो सकता है, उसको कबूल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को इस पे इख्तिलाफ है तो वो जाके हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। और हम भी यही कर रहे हैं। हमें भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो फैसला था अभी तक हमें वो काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला लड़ रहे हैं। तो एक है इदारों के साथ लड़ना, एक है अदालतों में अपने फैसले लड़ना। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले के आड़ लेके इलेक्शन कमीशन से लड़ना या हाई कोर्ट से लड़ना या सुप्रीम कोर्ट से लड़ना, ये मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब यही होगा कि अगर किसी को ये फैसला काबिल कबूल नहीं है, वो समझते हैं कि मेरे हक तलफी हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो इसके लिए रास्ते खुले हैं। वो जाके किसी और जगह हाई कोर्ट में अपील करे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और अपना मुकदमा लड़े। सही। और अभी तो खुर्रम रोकड़ी साहब, ये जो एहतजाज चल रहा था, शुएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा हैं। तो खुर्रम रोकड़ी साहब, पहले इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दे दीजिएगा, फिर शुएब साहब से मैं उनका रिएक्शन जानता हूँ। तो खुर्रम साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, अब ये इस पर IPP का क्या स्टांस है? ये अभी तो एहतजाज चल रहा था असम्बली में कि किस तरह से अपने उस मैंडेट को उन्हें हासिल करना है जो कि उनके मुताबिक उनसे छीन लिया गया है। तो अभी उस पर वो क्लेम उनका चल रहा था। यहाँ तो मखसूस नशस्तों पर भी फैसला आ गया, तो अब ये मजीद हम एहतजाज होता है असम्बली में और फिर उसके बाहर भी देखेंगे। इन्होंने एक लिस्ट फराहम की थी जिसको हमें भी नहीं मालूम, और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने एक लेटर लिखा था जिसने डिनाई किया था कि वो लिस्ट उनकी फराहम करदा नहीं, प्ली ली थी कि हमने अपना जो इलेक्शन भी लड़ा है वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर नहीं लड़ा। और उन्होंने जो प्रोविजन ऑफ लिस्ट है जिसको ये क्लेम करते थे, उन्होंने इसको डिनाई किया था। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा खत में बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमने कोई लिस्ट भी आपको फराहम नहीं की है। ये एक खत मंजर आम पे आ चुका है। अब इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, नॉट अलाउंग को उसको दहर नहीं दे रहे वो इनको, तो एक जस्टिफाइड फैसला है और उसको ये चैलेंज करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें वो हैं जो लेजिटिमेट हैं। इनको चाहे जहाँ पे भी आप चैलेंज करेंगे
तो ये वो किए हुए काम हैं जो आपने खुद किए हैं, और अपनी और इनको आप ना डिनाई कर सकते हैं, ना आप चैलेंज कर सकते हैं। एहतजाज की सूरत आपके सामने रहेगी, लेकिन उस एहतजाज का नुकसान क्या हो रहा है? उस एहतजाज का नुकसान ये है कि असेंबली के अंदर अगर मुदब्बिराना रविश ना अपनाई गई या ओवरऑल एक संजीदा अप्रोच ना अपनाई गई, तो उस एहतजाज से क्या होना है? एक तमस्खुरी है, और उसका मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो एक थ्रेट हो या कोई परेशानी हो गवर्नमेंट को। बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट्स बन गई हैं, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे आपका सिंध है, चाहे आपका सेंटर है, चाहे आपका पंजाब है, चाहे केपी को भी शामिल कीजिए, हर जगह पे स्टेबल गवर्नमेंट्स हैं। अब एहतजाजों का और इनका फायदा नहीं है, मेरे ख्याल में मिलके आगे इन गवर्नमेंट्स को हेल्प करते हुए चलना चाहिए। जी ठीक है। अब खुरम साहब, ये बात तो हो रही है मिसाक़े मुफ़ाहमत की भी, मिसाक़े मईशत की भी, लेकिन ये इस फैसले का आप समझते हैं कि ये कानूनी पहलू तो सामने आ चुका, क्या इसका कोई अखलाकी और सियासी पहलू भी है कि अगर एक जमात ने 90 से ज़ायद नशस्तें हासिल कर रखी हैं, चाहे आज़ाद हैसियत में उन्होंने हासिल की, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उन्होंने एक इत्तेहाद किया, तो अब अगर उनकी वो डिमांड है तो वो उसका कोई फिर आप अखलाकी जवाज़ नहीं देख रहे कि हाँ चलें जिस तरह बाकी जमातों को मिली हैं ये सीट्स तो फिर इनको भी दे दी? इखलाकी जवाज नहीं होते, ये कानून है। यहाँ पे इखलाकी जवाज से तो काम नहीं चलता। आपको एक इलेक्शन लड़ने के लिए पेपर्स जमा कराने पड़ते हैं, एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। इखलाकी जवाज से तो कल कोई भी उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर खड़ा हो जाए और आके कहे कि मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो वो नहीं लड़ सकता। इखलाकी जवाज की यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कानूनी तौर पर आपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, आपने अपने होमवर्क को पूरा करना है, आपने अपने पेपर्स को पूरा करना है। जब पूरे नहीं है और गलती आपकी है और आप एक ऐसी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं या आपने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया है कि जो इसको पूरा ही नहीं कर सकती, जो खुद लिख के दे रही है कि उन्होंने लिस्ट ही फराहम नहीं की, तो इखलाकी जवाज क्या है? इखलाकी जवाज तो खत्म हो गया। इखलाक इस यहाँ पे इखलाकियात की जवाज कहाँ से आता है? ये तो एक कानूनी चीज है। ठीक है, आप जो MNA बनेगा वो असेंबली के अंदर जाएगा। अब हम कहेंगे जी हमने इलेक्शन लड़ा था, हमें भी इखलाकी तौर पे आप असेंबली में जाने दें, ऐसे तो नहीं होता। प्रोसीजर्स को पूरा करना पड़ता है। जी तो अखून ज़्यादा चट्टान साहब, ये आप बताइएगा कि फिर ये ऐसी सूरत हाल में किस तरह से इन लोगों को एंगेज किया जाएगा? ज़ाहिर है कि इनका जो नंबर है 92 सीटों का, वो भी एक ह्यूज नंबर है और इतनी बड़ी अपोजिशन है, और जो हालात हैं सब पाकिस्तान के सियासी और मुआशी, उसमें चूँकि साथ चलने की बात हो रही है, एक सियासी मुफाहमत की बात हो रही है, तो फिर अगर ये इस तरह फैसलों पर एहतजाज होते रहेंगे तो फिर ये लग रहा है आपको हुकूमत कामयाबी से चल सकेगी, इनको साथ इंगेज किया जा सकेगा? देखिए जी, अब अगर किसी ने मैंडेट लिया है तो इसका मतलब तो हरगिज ये नहीं हो सकता है कि उसको हर जुर्म माफ किया जाए, उसको कानून से बालातर समझा जाए कि चूंकि उसको 90 सीटें इनके, तो इसके लिए कानून में अगर कोई चीज जुर्म भी है तो इसके लिए जुर्म नहीं है। बाकी अगर उसको 90 सीट मिले हैं या 200 सीट मिले हैं, अवाम पाकिस्तान ने उसको वोट दिया है कि हमारे लिए काम करे, यहाँ पे गुर्बत का खात्मा हो, यहाँ पे बेरोजगारी का खात्मा हो। दहशतगर्दी ने बदतरीन शक्ल में सर उठाया है। ये जो मुल्क के मसाइल है, इससे सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग मुतासर नहीं हो जाते हैं, इससे तो PTI के वर्कर्स भी मुतासर हो जाते हैं। ये तो मुल्क के मसाइल है, तो लोगों का तो पॉइंट से यही होगा कि वो अवाम के लिए काम करे, वो इस मुल्क के लिए काम करे। बाकी इसके जो मसले मसाइल हैं, इनके जो केसेस है, वो अपने अदालतों में लड़े। और अब ये देखते हैं कि अदालत ये जाने का फैसला तो बहरहाल ज़ाहिर हो चुका है, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। शुएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब शाहीन साहब, अब कब इसको और कौन सी अदालत में आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं जो फैसला इलेक्शन कमीशन से आया? देखिए, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट या जो भी हाई कोर्ट है उसमें भी जा सकते हैं। ये तो बेसिकली आइन की खिलाफवर्जी में इन्होंने ये जजमेंट दी है, फैसला दिया है, और इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से एक सहूलतकारी कर रहा है और बिल्कुल ही जानबदारी तो उसके करीब से नहीं गुजरी। तो मेरा ख्याल है बहरहाल ये एक प्रोपोर्शनेट शेयर होता है, जिसके पास जो सीटें जितनी होती हैं आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक, तो वो गलत फैसला है, बिल्कुल टोटल गलत है। और मेरा ख्याल है कि हमें हमारा हक मिलेगा और इसमें कोई दूसरी राय और इल्हाम नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे।
और शोएब साहब, ये जो आप चैलेंज करेंगे पिटीशन में, उसको बुनियाद किस बात को आप बनाएंगे? चूंकि अभी जो फैसला सामने आया उसके मुताबिक तो 2 रोज़ की ये कागजात जमा कराने में, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने में तोसी भी की गई थी, उसमें भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। तो अब आप किस पॉइंट पर लेकर अदालत जाएंगे मामले को? देखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब जमा कराई है या कब नहीं कराई। आईन उसके बारे में किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगाता। ये एक बेशक वक्त जल्दी हो या देर से हो, इसकी 3 मिसालें हमारे पास मौजूद है। एक मिसाल आपको याद होगा, पाप पार्टी के लिए थी, जब वो बेनिफिट मिला था और उन्होंने इस पे कोई लिस्ट पहले नहीं दी थी। दूसरी तरफ पीटीआई का ही केस था, लिस्ट फाइनल हो गई थी, उसके बाद भी हमने जब जमा कराया रिफ्यूज हुआ। हाई कोर्ट ने इसके बारे में, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। तीसरी एक मिसाल आपको याद होगा कि जब वो नोटे बने थे 25, जिसमें से 20 के ऊपर इलेक्शन हुआ था पंजाब में, और 5 जो थी वो लिस्ट वो जब डिस्क्वालीफाई हुई तो हमने एक नई लिस्ट दे दी और उसको उन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट किया। तो मेरा ख्याल है इसमें प्रेसिडेंट्स भी हैं, इसमें कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन के अपने फैसले भी हैं, लेकिन चूंकि पीटीआई के खिलाफ है और पीटीआई के खिलाफ हर हाल में इन्होंने फैसला करना है, और जिस तरह का ये एक इलेक्शन कराया है इन्होंने वो आपके सामने ही है, जिसमें सारा रिटर्निंग ऑफिसर। तो शोएब साहब ये कह रहे हैं कि इसका मतलब कि कोई इसका ये कैसे अलामती इसकी हैसियत होती है, ये फहरिस्त जमा करवाई जाए नहीं करवाई जाए? बिलफर्ज अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने भी ये फहरिस्त नहीं जमा कराई होती तो ये मखसूस नशिस्तें, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि उन जमातों को मिल जाती? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, एक बात है, हमारे सरकमस्टांसेस क्या थे, हमें तो अपना निशान, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया नेचुरली। फिर हमने उस वक्त हमने जमा कराए थे पीटीआई नजरियाती की तरफ से, वो भी हमें अलाउ नहीं किया गया, आपको पता है। और न सिर्फ अलाउ नहीं किया गया बल्कि आधे घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर आ गया इलेक्शन कमीशन का कि इनकी ये टिकट एक्सेप्ट ना करें। फिर उसके बाद दोबारा हमें इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और बल्कि उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसको उठा के करा ली गई। वो सारी चीजें आपके सामने हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो पार्टी का राइट है उसको उससे डिप्राइव करने की कोशिश की गई, हर स्टेप पे, हर मौके पे। शोएब साहब, सर्कमस्टांसेस अपनी जगह पर, लेकिन जो कानून और आइन है वो तो अपनी जगह पर ना। अब ये एक मुकर्ररा मुद्दत होती है, एक तारीख अनाउंस की जाती है, फिर ये क्यों पूरा ये प्रोसेस होता है कि एक तारीख अनाउंस की जाए, उस तारीख तक जमा करवाने का मौका दिया जाए मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त? तो फिर तो ये सारा सिस्टम फिर होना ही नहीं चाहिए। फिर तो कोई जमा करवाए नहीं करवाए से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो आपकी गुफ्तगू से नतीजा अखज़ हो रहा है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया, उनको मौका दिया, उनको सीटें जमा कराने की इजाजत दी, उनको सिंबल का निशान दिया, तो फिर ये सारी बातें वो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो उसके बावजूद अगर हम इलेक्शन जीते हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पार्लिमानी पार्टी बनी है, ये उनका ख़वातीन का हक होता है कि जितनी सीटें आएंगी उस हिसाब से उस रेशो से ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी और उसी रेशो से मिनॉरिटीज़ की एक नुमाइंदगी होगी। ये तो आप ख़वातीन को और मिनॉरिटीज़ को उनको डिप्राइव करने की मुतरादिफ है। आईन इसका तकाज़ा करता है कि इस तरह की सिचुएशन में जिस चीज़ का कोई एक इम्पैक्ट होता है उसको मुताबिक उसको डील किया जाता है। सही। तो अब खुर्रम रोकड़ी साहब, अगर ये अदालत जा रही है पीटीआई और ये सुप्रीम कोर्ट भी जाने का इरादा रखते हैं, हाई कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, वहाँ से अगर ये डिसीजन रिवर्स हो जाता है, चूँकि जो शोएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो ये कानूनी सुकम इसमें मौजूद हैं, तो फिर ये कितनी बड़ी सुबकी हो सकती है इलेक्शन कमीशन की ऐसा फैसला इस वक्त में उनकी तरफ से जारी होना? ये जो पार्टी है, माइक आपका म्यूट हो गया जी, अब आ रही है आवाज आपकी। जी, इसकी ये जो पार्टी है, इसकी अपनी पार्टी के किसी मेंबर ने भी इसके निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, और उस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं, खुद इनके अपने वो जो पार्टी हेड हैं, ही इज राइटिंग लेटर्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि हमारी ये लिस्ट नहीं है, ये जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है ये हमारी पार्टी की लिस्ट है नहीं। उन्होंने दोबारा लिस्ट मांगी, उस पार्टी ने दोबारा लिस्ट प्रोवाइड नहीं की। अब क्वेश्चन इज कि उस पार्टी का चेयरमैन क्या कौन है, उस पार्टी की अथॉरिटी कौन है जिसको इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अब जिस पार्टी को ज्वाइन किया है उसके ऊपर इनकी ये जो मंतक है या इनकी ये जो लॉजिक्स हैं या रीजंस हैं, ये चलेंगी कि उस पार्टी के चेयरमैन की बात चलेगी। अभी तक जो चीज नजर आ रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और वो पार्टी का जो चेयरमैन है उसका जो लेटर गया हुआ है आप उसको पढ़ें तो भी आपको समझ आ जाएगी, और अदालत में भी ये जाएंगे तो वही चीज सामने आनी है और कोई तब्दीली नहीं होनी। और तीसरी चीज कि मेरा ख्याल है कि ये तमाम, इसमें कोई किसी का हक नहीं मारा जाएगा,
ये खवातीन और ये जो दूसरी सीट्स हैं ये चली जाएंगी दूसरी पार्टीज को, और अपने उसके लिहाज से वो जो वो तकसीम हो जाएंगी और वो जो माइनॉरिटीज हैं वो ज्वाइन कर जाएंगी असेंबली को। दैट्स ऑल जी। नहीं खुर्रम साहब, जो माइनॉरिटीज इनकी पार्टी में जिनकी नुमाइंदगी होगी फिर वो तो महरूम रह जाएंगे ना? नहीं, इनकी पार्टी कौन सी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। ये जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस पर आज़ाद हैसियत में लोग इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जी नहीं आज़ाद हैसियत से दे जॉइंट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। नाउ ये जो पार्टी है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये पार्टी रजिस्टर्ड और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये मेंबर है। अब पे हम ये लॉजिक पे जाए ना, हम एविडेंस पे जाएं। अब ये तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन जो है उसने जो लेटर लिखा उस पर फैसला हुआ। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में माइनॉरिटीज आए ना आए वो उसका इशू है उसके चेयरमैन का, और उसने डिनाई किया उनके चेयरमैन ने, उन्होंने कहा हमने कोई लिस्ट नहीं दी हुई। तो जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिनाई करेगी उन लिस्ट को और कहेगी कि हमने कोई चीज प्रोवाइड की नहीं है लिस्ट, ना हमने कोई ऐसी खवातीन की लिस्ट दी है, तो अल्टीमेटली किसी और पार्टी की तरफ चली जाएंगी वो सीटें। जी सही। जी शुएब शाहीन साहब, चटान साहब मैं आ रहा हूँ ज़रा शुएब शाहीन साहब का मैं इस पर रद्द अमल ले लूँ कि अब ये शुएब साहब ये अब किस तरह से आप अदालत जाएंगे जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, लिस्ट से वो खुद डिनाई कर चुके हैं, तो ये सिचुएशन तो आगे भी टफ हो जाएगी आप लोग के लिए अदालत में। देखें, इलेक्शन कमीशन भी इस पे झूठ बोल रहा है कि उन्होंने डिनाई कर दिया। इसमें हामिद रजा साहब उसको बड़ा क्लेरिफाई कर चुके हैं। वो इशू ये था, इसलिए उस मिसकंसेप्शन का शिकार है या रोकरी साहब जानबूझ के कह रहे हैं मुझे नहीं पता, इनको नहीं पता। हामिद रजा साहब आकर खुद भी कह चुके हैं, वो खत की कॉपी भी हमने कहा पब्लिश कर दें। वो ये है कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हों और 5% कोटा खवातीन को जनरल सीटों पे देना होता है, उसके हवाले से उन्होंने बात की थी, उसको उठा करके इसमें नहीं डाला जा सकता। कल मैं आपको बताऊं, आइन का तकाजा ये है कि कल एक पार्टी कहे कि नहीं हमें माइनॉरिटीज की और खवातीन की नुमाइंदगी करने के लिए हमें ये नहीं चाहिए सीटें, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन देने का पाबंद है। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि ये आइन का तकाजा है, आइन की ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। ये नहीं है कि ये ऑप्शनल है कि कोई चाहे मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये उन्होंने हामिद रजा ने खुद आकर के क्लैरिफाई कर दिया है कि ये इस चीज का मुताल्लिक है ही नहीं। लिहाजा उन्होंने पूछा था, उनसे खत लिखा था, उन्होंने कहा जी आपने 5% कोटा खवातीन को दिया, उन्होंने कहा हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो हम कैसे देते, उससे इसलिए हमारे से इररिलेवेंट है ये चीज। दूसरी बात, जब तक ये कहना कि आज पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, पार्लिमानी पार्टी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है, और नेचुरली हमने लीगल कवर के लिए हमने एक पार्टी को ज्वाइन किया, और वो भी इलेक्शन कमीशन की गलत ऑर्डर की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के एक गलत ऑर्डर की वजह से हमें महरूम किया गया हमारे निशान से, और हमें महरूम किया गया हमारे उस राइट से जिसके जरिए हमें एक बेनिफिट मिल सकता है। किसको नहीं पता कि पीटीआई ने ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जस्ट फॉर लीगल कवर। हमारे अपने नए इलेक्शन भी हो चुके हैं, और उस लीगल कवर में ये जरूरी है कि जो पार्लिमानी पार्टी बनती है उसको जितनी जनरल सीटें होती हैं उसके रेशो के हिसाब से उनको मिनॉरिटीज और खवातीन की सीटें दी जाती हैं। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आइन का तकाजा है। तो लिहाजा उस खत को भी और शुएब साहब जाहिर है कि ये सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन से पहले आप चाहते हैं कि इस मामले का कोई नतीजा, कोई फैसला अदालत से सामने आ जाए, चूंकि फिर वहां पर आपको नुकसान हो सकता है इसका। 100% आपकी राय यही दुरुस्त है कि हम यही चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने देखे 26 दिन बाद आकर ये फैसला किया है। अगर ये पहले हफ्ते कर लेता तो हमारे लिए कोर्ट में जाने का ऑप्शन होता और वहां से फैसला लेने का हमारे पास ऑप्शन होता। आज चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन हो गए हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के हो गए। आज अगर हमें राइट मिलता है तो वो जो नुकसान हमने उठाना था वो अलग उठाया। अब आगे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए और आगे सेनेट के इलेक्शन के लिए हमें इररिवर्सिबल लॉस होगा, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम उस इलेक्शन से पहले हम इसको चैलेंज भी करें और हमें रिलीफ भी मिले। सही, ठीक है। तो खून ज़्यादा चट्टान साहब, ये इतनी ताख़ीर से ये फैसला सामने आया, अब ये मामला अदालत में जा रहा है, और अगर ये सदारती इंतखाब तक या सेनेट के इलेक्शन तक नहीं कोई हतमी फैसला सामने आ पाता अदालत से, तो फिर और अगर उसके बाद ये इनको सीटें मिल जाती हैं तो बहरहाल इनका नुकसान तो हो जाएगा ना। फिर ये जो सदारती इलेक्शन में वोट डालने से महरूम हो जाएंगी, ये नंबर ऑफ वोट्स उनके कम हो जाएंगे, सेनेट इलेक्शन में इनके नंबर ऑफ वोट्स कम हो जाएंगे। देखिए, अदालतों में लाखों और हजारों की तादाद में केस पड़े हैं, क्या जी वो दूसरे लोगों के जो केस पड़े हैं वो इनका नुकसान नहीं होगा? और ये तो इस तरह का मसला है कि वो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त,
जो इस पार्टी का चेयरमैन है उसको तो न एक दिन हमने इलेक्शन कमीशन में देखा, न कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न कभी मीडिया पे आया कि मेरे पार्टी के साथ या मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो सबसे पहले अगर ज्यादती हो रही है तो उसको आना चाहिए जिसके नाम पे ये पार्टी है। लेकिन बहरहाल अगर शाहीन साहब समझते हैं ये वकील है, अभी जो मीडिया पे जो दलाइल दे रहे थे ये जाके हाई कोर्ट में दे दे, सुप्रीम कोर्ट में दे दे, अपने हक में फैसला ले ले। हमें इस पे कोई इतराज नहीं है कि जो चीज इनका हक है और उसको नहीं मिलना चाहिए। जो इनका हक है उसको मिलना चाहिए आईन और कानून के जरिए से, मगर इस तरीके से नहीं कि ये चीज मैं मांगता हूं ये मुझे दिया जाए, अगर नहीं दिया जाएगा तो मैं IMF को खत लिखूंगा ताकि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाए, पाकिस्तान का बट्टा जो है वो बैठ जाए, पाकिस्तान के अवाम पे महंगाई का बोझ पड़े पाकिस्तान, या हम असेंबली को नहीं चलने देंगे या सिस्टम को हम तबाह कर देंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। कानूनी लड़ाई इन लोगों का हक है। हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया था। मैं अभी थोड़ी देर पहले 2 बजे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट से आया। हम अभी तक लड़ रहे हैं, अदालतों में अपना केस लड़ रहे हैं, अदालतों से कह रहे हैं कि हमारे साथ जो ठीक है, इसी सिस्टम से आप कह रहे हैं कि ये इंसाफ का तकाजा करें। और चट्टान साहब इस बात को हम देख रहे हैं कि ये असेंबली में भी मौजूद हैं, असेंबली में एहतजाज जरूर कर रहे हैं, और जो खत लिखा उस पर भी जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी है वो सामने आ चुकी है। तो खुर्रम रोकड़ी साहब, ये एहतजाज का तो ये तरीका दुरुस्त है ना, बहरहाल के असेंबली में वो अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएंगे, हाँ सिस्टम को रोकने की तो बात नहीं कर रहे, हल्फ तो इनके मेंबरान भी उठा चुके हैं, तो इसका मतलब किसी हद तक इन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। एहतजाज जो है ना, एहतजाज भी आपकी अपनी ये मैनर्स जो हैं ये आपके अपने हैं। आपने जो रवैया पेश करेंगे पब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसको उसी तरीके से देखेगी। मैं जिस तरीके से देखूंगा टीवी के ऊपर बैठा हुआ एहतजाज किस सूरत में किया जा रहा है, अगर गालम गलोच आप और इस इंतजाम में है, मुसा इस तरीके से किया जा रहा है कि चीज़ों को फेंका जा रहा है। तो मुझे याद है 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जब बानी चेयरमैन इनकी पार्टी के जब इन्होंने किया था, हल्फ उठाया था और तकरीर की थी, तो उस वक्त भी एहतजाज किया था, लेकिन सामने डाइस के अगर आके बदतमीजियां और बदतहजीबी नहीं हुई थी। तो ये तो एक, इससे क्या फर्क क्या पड़ेगा? हर संजीदा आदमी, हर शऊर वाला आदमी ये वाला रवैया देख के वॉर नाला होगा, वॉर तंग होगा, वॉर कहेगा कि ये कर क्या रहे हैं। तो एहतजाज के भी कोई एक ब्रैकेट्स में होगा कि एहतजाज गालम गलोच में और शोर मचाने में होगा। एहतजाज का भी माना दुरुस्त कैसे समझा जाएगा? लेकिन ये अप्रोच सही है, एहतजाज की भी लिमिट्स होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चट्टान साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं इस वक्त नई हुकूमत को, और फिर जो वजारत बनने जा रही है उसमें वज़ीर ख़जाना कौन आएगा, किस तरह से इकॉनमी को चलाएगा, IMF के साथ डील करना कितना मुश्किल होगा, चूँकि नई शराइत बहुत ज़्यादा सख्त IMF की आई हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है, अब काबीना की तश्कील होनी है और उसमें सबसे अहम ओहदा है, सबसे अहम वजारत ख़जाना की। चूँकि मुल्क इस वक्त जिन माली मुश्किलात का, मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जो चैलेंजेस इस वक्त सर उठाए खड़े हैं, तो अब देखना होगा कि किसको इस वक्त वजारत ख़जाना के लिए नामजद किया जाता है। इसहाक डार साहब का नाम इस वक्त बहुत ही फेवरेट इस वजारत के लिए चल रहा है। PDM की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें भी वो ये रोल निभा चुके हैं, उससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी ये रोल निभा चुके हैं। लेकिन अब IMF के साथ डील करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा, चूंकि IMF की जो नई शराइत सामने आई हैं जिसमें 18% GST का निफाज, और वो उन अशिया पर जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया हैं कि जिन पर अगर ये निफाज हो गया तो फिर महंगाई का एक नया तूफ़ान आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में कितना मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए मामलात को चलाना और IMF का एक बड़ा पैकेज आसान शराइत पर हासिल करना। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और अपने मेहमानों से जानते हैं कि अब इस हुकूमत की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, इसको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और क्या IMF की शराइत में नरमी लाने के लिए उनको कन्विंस किया जा सकता है या नहीं। मोइन रज़ा खान साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान नजीब साहब, पहले आप ये फरमाइए कि अब इसहाक डार साहब अगर आते हैं वजारत ख़जाना के मनसब पर, या कोई और भी शख्सियत आ जाती है, तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस वजारत पर आकर वो फैसले लेना जो कि इस वक्त मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हों, मुल्क के लिए बेहतर हों। चूँकि IMF का एक पैकेज चाहिए और जो ये उनकी नई शराइत हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला दौर बहुत मुश्किल होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपकी ये बात दुरुस्त है। सो पहले तो करंट जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसको कंप्लीट करना है, $1.1 अरब लेने।
फिर एक पूरा प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करना है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। इसमें ये आपने इस बात सही रखी कि उन्होंने ये सामने आया है कि जीएसटी पे गुफ्तगू की है। ये कंटिजेंसी प्लानिंग जो है वो करते रहते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं जिसकी बात MEFP जो पुराना मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है उसमें लिखी हुई हैं कि जी अगर आप ये नहीं कर पाते तो ये कर लें, ये नहीं कर पाते तो ये कर लें। अब असल बात तो ये है कि आप उनको कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि आप सीरियस हैं ऑन टैक्सेशन मेजर्स जो हिट करते हैं उन कंसेशंस को, उन एग्जेम्पशंस को जिनको वाकई उड़ाना चाहिए। आप कैसे अपने टैक्स गैप को कम करेंगे, आप कैसे रियल एस्टेट, रिटेल, इन सब को टैक्स करेंगे, आप कैसे जो रिटेलर टैक्स नेट पे नहीं है घर घर जाकर आप मतलब पूरे प्रोविंसेस में कैसे इस चीज़ का इजरा करेंगे। सो असल बात तो ये है। फिर आप एनर्जी सेक्टर में प्राइसिंग से आगे कैसे बढ़ेंगे, वरना आप दुरुस्त कह रहे हैं कि चीज़ें मुश्किल होंगी। आप एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ जो है वो कैसे करना चाहते हैं, अब ये बात तो आपने कन्विंस करनी है। आप बजट कैसे लाएंगे जिसमें ना सिर्फ आप टैक्स का दायरा कार बढ़ाएं और उन सेक्टर्स पे बढ़ाएं जो अंडर टैक्स हैं, टैक्स को एफिशिएंट बनाएं, आसान बनाएं, लोगों के लिए आसान बनाएं, कंसेशंस उड़ाएं, बल्कि एक्सपेंडिचर का एक रिफॉर्म दिखाएं। अगर मैंने आपके सामने इतनी सारी गुफ्तगू रख दी है तो ये तो बहुत ही चैलेंजिंग काम है कि अगले 3 महीने में आपने ये सारा काम करना है, ये सारा प्रोग्राम तश्कील करना है, आपने कॉन्टूर्स IMF के सामने रखने हैं, एक बजट फॉर्मेशन करनी है। देखिए पाकिस्तान को मैं फिर कहता हूं कि 21 प्रोग्राम हमने इनकम्प्लीट छोड़े हैं पाकिस्तान के, 23वें प्रोग्राम में है, एक प्रोग्राम कंप्लीट किया अपनी ज़िंदगी में। इंट्रोस्पेक्शन करें, पहले इस चीज़ का जायज़ा लें कि आपने क्यों इतने प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े, आप क्यों IMF का प्रोग्राम नहीं कंप्लीट कर पाते, और फिर इस चीज़ का जायज़ा लें कि वो टीम क्या होगी जो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेगी। आपने तो सिर्फ वज़ीर ख़जाना का जिक्र किया ना, आई थिंक थिंग्स आर मच मोर ब्रॉडर देन दैट। आपको एनर्जी सेक्टर, आपका प्राइवेटाइजेशन, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका टैक्सेशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों में सर्जिकली कलीदी काम करने की ज़रूरत है। क्या आपके पास वो टीम है जो हर जगह ये काम कर सके? क्या आपके पास वो टीम है जो IMF का प्रोग्राम निगोशिएट कर सके? आई थिंक दैट्स वेयर द कंट्री स्टैंड्स लार्जली। ठीक है, तो अब खाकान साहब ज़रा मोइन रज़ा खान साहब से मैं जान लूँ कि ये जो अब इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट होगा इस 18% के सेल्स टैक्स का, वो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आएगा गवर्नमेंट पर और फिर एक आम लोगों पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। तो हामिद साहब, ये तो फिर बहुत मजबूरी हो जाएगी हुकूमत की ये सेल्स टैक्स आयद करना अगर IMF अपनी इस शर्त पर डटा रहा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट कन्विंस कर पाएगी कि इस सेल्स टैक्स को बिल्कुल ही माइनस कर दिया जाए या फिर इस 18% को कहीं सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए? जी मोइन साहब पूछ रहे हैं। जी मोइन साहब, आपसे मैंने पूछा कि ये कितना मुश्किल होगा कन्विंस करना। मैं एक्चुअली नहीं, मैं असल में मेरा तो ऑयल एंड गैस की फील्ड से ताल्लुक है, लेकिन नेचुरली ये तो कन्विंस करने का क्या मतलब है। मतलब अब ये पाकिस्तान का जो जिस तरह डेट की सिचुएशन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, सो दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट एडिंग द थिंग्स without restraining the people. मगर ये क्या हम अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आती कि इतने सारे जो हम नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस उनको कम करके भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन अब ज़ाहिर है, I would not like to name them, but everybody knows what I'm talking about, and what are those where the cuts can be made and the life can be made easier for the नॉर्मल पीपल, उनकी आसान जिंदगी बनाई जा सकती है। लेकिन ये होता ही है कि बस कर्जा लिए जा रहे हैं, तो अब कर्जा लेने के लिए आप को उनकी शराइत माननी पड़ती है, तो उसके लिए तो मजीद कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि सब्सिडाइज भी करते हैं चीजों को। तो इस तरह नहीं होगा क्योंकि एनर्जी देखे ना, आपका सबसे जब बड़ा प्रॉब्लम मैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस से और एनर्जी से ताल्लुक है मेरा, थोड़ा मिनरल्स से भी है बिल्कुल, तो ये वो चीज है जो कि पाकिस्तान की मतलब कोई किसी भी इकोनॉमी का जो इंजन है वो तो चले ये बड़ी मुश्किल है और जाहिर है इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा से वो इस सूरत हाल को आगे लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन रज़ा खान साहब, खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक बड़ा फैसला सामने आया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब उनकी मखसूस नशस्तों से महरूम कर दिया गया और ये कहा गया कि उनके चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा जबकि उनके पास अपने पार्टी का इंतखाबी निशान मौजूद था। साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर क्या रद्द अमल है आपका?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैंने किस भी निशान पर इलेक्शन लड़ा, ये इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि वो फैसला करता फिरे। हम अलायंस में थे विद पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और ये हमारा डिसीजन था कि हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस वक्त बल्ले का निशान उड़ाया गया और मैंने अपना टिकट जमा करवाने की कोशिश की अपनी पार्टी का, तो इसी इलेक्शन कमीशन के आरओ साहब ने या उनके स्टाफ ने रिफ्यूज कर दिया कि जी वो टिकट जमा नहीं हो सकता, आपकी हैसियत इंडिपेंडेंट हो गई है। सो आई एम नॉट फॉल्टी ऑन दैट साइड। ये जो भाषण है इलेक्शन कमीशन का, अगर ये मुनासिब समझें तो अपने पास ही रखें। दूसरी बात ये है कि देखें, मखसूस नशिस्तों के अंदर आइन की हैसियत बिल्कुल वाज़ेह है। आइन कैटेगराइज करके ये बात कहता है कि जिस पार्टी की सीटें हैं नशिस्तें उसी को मिलेंगी। अब उसके बाद आते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर। रूल्स एंड प्रोसीजर में ये है कि आपने इतनी तारीख तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं, जमा करवाने हैं, ये सारी चीजें हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर आइन के ताबे नहीं है, आइन रूल्स एंड प्रोसीजर के ताबे है। इसी बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिया था, जब एक पार्टी ने अपनी लिस्टें टाइमली जमा नहीं करवाई थी तो वो अदालत ने यह फैसला दिया कि रूल्स एंड प्रोसीजर की वायलेशन के ऊपर या लिस्ट डिले होने की बुनियाद के ऊपर किसी भी पार्टी को उसकी मखसूस सीटों के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये डिवीजन बेंच का फैसला है। अच्छा, एक प्रेसिडेंट इसका केपीके के अंदर मौजूद था कि केपीके के अंदर 2018 के इंतखाबात में कुछ इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट जीते और उन्होंने जीतने के बाद बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि बाप पार्टी उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। हम तो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। 2013 के इलेक्शन पे मैंने खुद घोड़े के निशान पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान पे इलेक्शन लड़ा। 2018 में इलेक्शन लड़ा मैंने अपनी पार्टी के निशान पे। इस मरतबा हम अलायंस में थे, तो बाप पार्टी तो रजिस्टर्ड भी नहीं थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें शेड्यूल भी दोबारा दिया जाए और हमारी मखसूस नशिस्त भी दी जाए। तो ईसीपी ने उस वक्त नया शेड्यूल भी जारी किया और उनको सीटें भी अलॉट की गई। इसी तरीके से 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब असेंबली में अकलियतों की नशिस्तों पर अपनी लिस्ट जमा नहीं करवा सकी थी। ईसीपी से रिक्वेस्ट की गई, ईसीपी ने दोबारा शेड्यूल जारी करते हुए वो लिस्ट जमा करवाने की इजाजत दी, नया शेड्यूल जारी किया, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए और उसके ठीक है। तो ये 3-4 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं आमिर साहब, लेकिन अब ये फरमाइएगा कि आप चूंकि पहले से पीटीआई के साथ अलायंस में थे, इत्तेहाद बन चुका था, बल्ले के निशान पर आपको इलेक्शन लड़ना था और ये वही वक्त था कि जब बल्ले के निशान पर मामला चल भी रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फैसला कुछ भी आ सकता था, तो फिर तो आप लोगों को अपनी नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवानी चाहिए थी, फिर आपने मौका क्यों गवा दिया? अच्छा मेरा भाई, उसमें भी मैं आपको एक टेक्निकल चीज बता देता हूँ, इसे जरा आप सुन लेंगे तो आपको यकीनन समझ आ जाएगा कि जब हमने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और हमारी खवातीन की इंसाफ की तरफ से लिस्ट जमा करवाई गई तो उसमें MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों पार्टियों की खवातीन के नाम शामिल थे। जब वो टाइम गुजर गया तो उसके बाद बल्ले का निशान उड़ाया गया मेरा भाई। वो लिस्ट जमा होने के बाद बल्ले का निशान उड़ाया गया, जिसकी वजह से अब हमारे पास दोबारा लिस्ट जमा कराने का टाइम नहीं था। और मैंने तो अपने हवाले से आपको वाज़ेह कर दिया कि जब काजी उल कुज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में हमारा बल्ले का निशान उड़ाने का फैसला सुनाना चाह रहे थे और उधर से आरओ साहिबान बैठे हुए थे और हमें जनाब वो पार्टी टिकट जमा करवाने का कहा गया था कि बल्ले का टिकट जमा करवाएं, हमने बल्ले के साइन जमा करवा दिए। जब बल्ले का निशान उड़ाया गया तो मेरा तो टिकट ही एक्सेप्ट नहीं किया गया मेरा भाई। मैं किसके आगे जाकर रहूं? जुल्म ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कठपुतली की तरह ये नून लीग और पीडीएम के हाथों के अंदर खेल रहा है। इन्होंने पहले हमारे जब वो बल्ले का निशान उड़ा लिया गया और बाद में आप लोगों को वो फहरिस्त जमा कराने का मौका नहीं मिला, तो उस वक्त फिर वो फहरिस्त के मामले पर आप लोग उसी वक्त अदालत क्यों नहीं गए? उस वक्त तो आप लोगों को फिर ये फोर्स ही कर लेना चाहिए था कि आगे मामला फिर कुछ गड़बड़ होने जा रहा है तो हम अभी से अदालती फोरम का इस्तेमाल कर लें। हम पेशावर हाई कोर्ट में गए, पेशावर हाई कोर्ट ने लिस्ट जमा करवाने की इजाजत दी। उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में हम गए, लाहौर हाई कोर्ट में केस ही डिले कर दिया गया। केस का फैसला होगा तो हम लिस्ट जमा करवाएंगे ना भाई। और पेशावर में तो लिस्ट जमा भी करवा दी गई थी। ठीक है, अब क्या कहा जा सकता है ना, यहाँ पर वो टेक्निकल पॉइंट्स को बने। अच्छा इन सब चीजों को छोड़ दें, एक बात के ऊपर जो पंजाब के मेंबर हैं जिन्होंने लिखा है कि ये नशीसें किसी पार्टी को अलॉट नहीं की जा सकती, जब इलेक्शन कमीशन में केस आर्गू हो रहा था और अली जफर साहब केस आर्गू कर रहे थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान ने इस बात से इत्तेफाक किया
कि आइन के अंदर, कानून के अंदर अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं भी मिलती तो किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती। दे एग्रीड टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और आज फैसला उन्होंने अपनी ही बात के खिलाफ दे दिया। तो अब ये हम सब ये देखें कि आइन की या किसी भी कानून की तशरीह जो लीगल एक्सपर्ट आपकी जमात में है वो थोड़े अलग अंदाज से करते हैं और जो दीगर जमातों में वो थोड़े अलग अंदाज से करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय में फर्क और इख्तिलाफ पाया जाता है। मैं आपको वन स्टेप हट जाते हुए कह देता हूँ, आपको ऑफर करता हूँ, अगर किसी भी पार्टी का लीगल माइंड मुझे आइन और कानून में एक जुमला, एक लाइन निकाल के दिखा दे कि किसी एक पार्टी की सीटें जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसे ना मिल सके वो दूसरी पार्टी को अलॉट की जा सकती हैं, तो भाईजान हमारी तरफ से जिसको देनी है ये सीटें दे दें। ये बीजेपी को दे दें, ये कांग्रेस को दे दें, ये जाके किसी और पार्टी को देनी है उसको दे दें, हम एतराज नहीं करेंगे। आइन और कानून में मौजूद ही नहीं है कि हमारी ये सीटें किसी को दी जा सकती हैं। सही। अवामी साहब, आप अदालत जाएंगे, ज़ाहिर है कि फैसला हो चुका है, आप लोगों का रिएक्शन ये है कि फ़ौरन इसको अदालत पर चैलेंज करें, लेकिन वहाँ भी अगर ये बर वक्त नहीं फैसला हो पाता, सदारती इलेक्शन निकल जाता है, सेनेट का इलेक्शन निकल जाता है, तो वो वोट्स तो आपके हाथ से निकल ही जाएंगे, यानी वो नुकसान तो फिर आपका हो ही जाएगा उन इलेक्शंस में। भाईजान, हम सबसे पहले तो सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त देंगे कि जब तक ये फैसला नहीं आता उस वक्त तक ये दोनों इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक अच्छा ये देखें, सदारती इलेक्शन में हमें इतनी सीटों से महरूम कर दिया गया कि एक बड़ी क्लोज कॉल थी और हमें उस रेस से बाहर कर दिया गया। अब जो दूसरा काम किया गया वो ये है कि इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर हमारी सेनेट में 7 सीटें कम होंगी, 7 सीट्स इन सेनेट। अगर वो 7 सीटें हमें मिल, हमारा कायदे ऐवान रोकने के लिए, हमारी सेनेट की मेजॉरिटी को रोकने के लिए ये सीटें उठा के दीगर पार्टीज को दी गई हैं ताकि सेनेट के अंदर हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया जाए। तो ये एक तीर से कोई एक शिकार नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के साथ मिलकर एक तीर से ये 3-4 जगह पे शिकार किया और निशाना लगाया। सही। अब हामिद साहब, ये जब आप लोगों के मेंबरान ने असेंबली के पहले इजलास में हल्फ उठाया तो अब जो इस वक्त हुकूमती पार्टीज़ हैं वो ये भी कह रही हैं कि अब आप लोगों ने इलेक्शन को भी तस्लीम कर लिया, मैंडेट को भी तस्लीम कर लिया, चूँकि हल्फ आप लोगों ने उठा लिया है। अब ये असेंबली के अंदर क्या माहौल रहेगा? ये इसी तरह एहतजाज चलता रहेगा जब कोई अहम तकरीर होगी या कोई अहम कानून कार्रवाई होगी, कोई कानून साजी होगी, तो फिर इसी तरह ये हंगामा रही और हुल्लड़बाजी होती रहेगी? नहीं भाईजान, हमारा मैंडेट वापस करेंगे तो कानून साजी होगी और सारा कुछ होगा। हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा तो हम बड़ा कैटेगराइज करके कह चुके हैं ये असेंबली नहीं चलेगी, ना हम इसे चलने देंगे, ना यहाँ से हमको कानून साजी होने देंगे। सिंपल एज दैट। अब ये कबीले जंग है, अगर ये ऐसा ही चाहते हैं, हर चीज की एक हद होती है। पहले इलेक्शन को मैनेज करके हमारे रिजल्ट को चोरी किया गया, अब हमारी उसके बाद हमारी जीती हुई सीटों को रिकाउंटिंग के नाम पर हमारे हाथ से खींचा गया, उसके बाद मखसूस नशीस्तों से भी महरूम कर दिया गया। अगला मरहला मेरा ख्याल सिर्फ इतना ही आ जाता है कि हमारे जो 92 MNAs बच गए हैं इनको डी नोटिफाई करके तो हमारी पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाए। इससे पीछे तो आपको बात रह नहीं गई भाई। इसलिए हम तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है कि देयर विल बी नो नेगोशिएशन। जिन रिजल्ट्स को अब आपने अदालतों में चैलेंज किया, फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी है, अब इस पर अदालत से जो फैसला आता है फिर वो आपके लिए काबिल कबूल होगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है फिर वो आपके हक में हो या फिर आपके खिलाफ? ज़ाहिर है कि दोनों इम्कानात मौजूद हैं। भाईजान देखें, जो अदालत का फैसला है वो हमें पसंद आए या ना आए, माजी में भी हमारे खिलाफ फैसले आए हैं। जिस तरह बल्ले का फैसला हमारे खिलाफ आया, हमें पसंद नहीं आया, हमारी सियासत को कर दिया गया, लेकिन हमने बीइंग अ सिविलाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपने खिलाफ होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम तो कर लिया ना मेरा भाई। हमने बाइकआउट तो नहीं किया इलेक्शन का। अदालत जो भी फैसला दे आपको हाँ, आप उसके ऊपर अपना आर्गूमेंट दे सकते हैं, आप उसके ऊपर अपने राय का इजहार कर सकते हैं, फैसला तो आपको मानना पड़ता है। तो अदालत जो फैसला देगी हम फैसला तो वो मानेंगे, हमने तो उसे कभी डिनाई नहीं किया। और हम सब क्या इस वक्त जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या जो तहरीक इंसाफ के अरकान आपकी पार्टी में शामिल हुए उनमें से किसी को रिग्रेट है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हाथ बढ़ाया था आपकी तरफ हुकूमत साजी का और आपके पास भी नंबर थे अच्छे खासे, तो उस वक्त वो ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी और हुकूमत बना लेनी चाहिए थी? नहीं भाईजान, इसमें रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है। देखें, ये इमरान खान साहब का फैसला था और जाहिर है ये जो हमने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया था कि जो इस किस्म के हसास पॉलिसी मैटर्स होंगे उसके ऊपर इमरान खान साहब का फैसला हतमी होगा, तो इसके ऊपर हमें तो कम से कम कोई रिग्रेट नहीं है मेरा भाई। मैं एम क्लियर ऑन इट।
अच्छा, अब ये हुकूमत आप लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहती है, वहाँ मिसाक मफ़ाहमत की बात हो रही है असम्बली में, मिसाक मईशत की भी बात हो रही है, तो सियासी तौर पर, माशी तौर पर इन मामलात पर आप लोगों को इंगेज किया जाता है, तो सुन्नी हुकूमत की बात बैठना है उसके साथ कुछ अहम मामलात पर, या फिर मुकम्मल बाइकॉट है गवर्नमेंट में शामिल हर जमात का? सर, जिस तरह आज बिलावल साहब ने हमें इन वर्ड्स के साथ कहा कि टू हेल विद यू, ये पार्लियामेंट में उनके अल्फाज थे जो स्पीकर साहब ने बाद में स्पंज किए, उन्होंने हमें कहा टू हेल विद यू। हमारा भी सेम यही रिस्पॉन्ड है टू द गवर्नमेंट एंड टू PMLN के टू हेल विद यू। हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम किसी जगह पर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठेंगे। आप हमारा मैंडेट चोरी करें, आप हमारी जीती हुई सीटें हमें हराएं, आप हमारी मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझ के लूट लें, आप हमारे कारकुनान को टॉर्चर करके उन्हें आप हस्पताल में पहुंचा दें, आप हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज करें और उसके बाद हम आपके साथ निगोशिएट करें। हमको बेगैरत तो नहीं है ना मेरा भाई। हामिद साहब, चूंकि एक हफ्ते बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है और आमतौर पर हम उसमें देखते हैं कि कोई सियासी तहरीक हो, कोई सियासी एहतजाज हो, उसका फ़्लो, उसका पेस थोड़ा सा कम हो जाता है रमज़ान मुबारक की वजह से, तो ये आपकी इस तहरीक एहतजाज में ये कोई डिले आ जाएगा, ईद के बाद तक मामला चले जाएंगे, या फिर ये रमज़ान में भी ये सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, देखिए, रमज़ान मुबारक एक मुकद्दस महीना है और जाहिर है उसमें अगर एहतजाज हो भी तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, उसके अदब को मनहूज़ खातिर रखा जाता है। तो शायद रमज़ान में उस एहतजाज की शिद्दत उस लेवल तक ना हो, या इतना हीटेड ना हो, या इतना फायरी ना हो, लेकिन फिर रमज़ान के बाद वो उतनी ही ज़्यादा शिद्दत के साथ और उतना ही फायरी होगा। सही। बस हामिद साहब, एक आखिरी सवाल बिल्कुल एक बता दीजिएगा एक लाइन में कि फिर सदारती इलेक्शन में आपके अरकान हिस्सा लेंगे या फिर बाइकआउट करेंगे अगर जब तक ये फैसला नहीं आया तो? इसके ऊपर अभी हमने फैसला करना है, क्योंकि एक मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग के अंदर जो फैसला होगा, इस हवाले से तवील मुशावरत होगी, उस मुशावरत के बाद जो फैसला होगा इंशाल्लाह उससे भाई आपको आगाह कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अभी सदारती इलेक्शन का बाइकआउट करना है या नहीं करना, इसका फैसला अभी नहीं हुआ। बहरहाल जो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया फौरी तौर पर अदालतों में चैलेंज होगा और सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन को रोकने की दरखास्तें भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अदालतों में दायर की जाएंगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।